हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की भूमिका को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में प्रश्न जो है वो भूमिका से काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इसकी कविताओं के साथ साथ भूमिका को भी पढ़ते हुए चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध की कुल 3 कविताएं जो हैं वो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती, ये तीनों ही कविताएं जो हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में ही संकलित है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण चीज, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक बोला है। तो हो सकता है पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने बोला है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला है। तो ये भी आप लोग इसके साथ याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग इसको ले सकते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह को माँ और पिताजी को समर्पित किया है। ये समर्पण भी पूछा जा सकता है पेपर में, जिसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर यहाँ पर ये संकेतिका दी है। इसमें प्रथम संस्करण की जो भूमिका है वो श्रीकांत वर्मा ने लिखी है, और उसके अलावा एक और भूमिका दी है एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से, जो कि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। इसमें कुल 28 कविताएं जो हैं वो संकलित है मुक्तिबोध की। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, 28 कविताएं जो हैं वो संकलित है, जिसमें भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तीनों कविताएं भी इसी में संकलित है। अब हम लोग इसकी भूमिका को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि प्रथम संस्करण की भूमिका है जो कि श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। मुक्तिबोध अगर स्वस्थ होते तो पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। शायद उन्होंने अपनी कविताएं अधिक विवेक और परख के साथ चुनी होती। कह रहे हैं कि अगर वो जिंदा होते, यानी कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुक्तिबोध के जो काव्य संग्रह हैं वो उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुए हैं, तो वो थे नहीं जब ये प्रकाशित हुए। तो कह रहे हैं कि अगर वो जिंदा होते तो वो शायद कुछ ज्यादा विवेक और परख के साथ अपनी कविताओं का संकलन जो है वो करते, क्योंकि इन तमाम आत्मपरक कविताओं के कवि मुक्तिबोध न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद अपने प्रति एक सही और तटस्थ दृष्टि रखते थे, और दूसरों से या अपनों से उन्हें जो भी मोह रहा हो, अपने से मोह उन्हें कभी नहीं रहा। यानी दूसरों से जो भी मोह रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने से कभी भी मोह नहीं किया। अपने प्रति यह निर्मोह इन कविताओं की रचना प्रक्रिया में भी प्रकट है, जिन्हें उन्होंने कई बार लिखा है, और एक ही कविता की कई प्रारूप है। इस संकलन में ये इंपॉर्टेंट है, इस संकलन में अंतिम प्रारूपों को ही शामिल किया गया है। हालांकि मुक्तिबोध ने इन्हें अंतिम प्रारूप मान लिया होगा, यह विश्वास कर सकना कठिन है। तो ये लाइन दे के पूछा जा सकता है कि किस संकलन के संबंध में श्रीकांत वर्मा ने ये पंक्तियां जो हैं वो लिखी हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा के संबंध में ये पंक्तियां हैं। अपने आप से जैसे किसी पहाड़ से बराबर जूझते रहने वाले कवि की ये लंबी कविताएं ज्यादातर पिछले 10 साल की हैं। इसमें जो संकलित कविताएं हैं तो कह रहे हैं श्रीकांत वर्मा की पिछले 10 साल की कविताएं जो हैं इसमें संकलित हैं। मुक्तिबोध का पहला संकलन उनकी पहली कविताओं का नहीं बल्कि अंतिम, फिलहाल जब तक वह निरोग नहीं होते तब तक अंतिम कविताओं का संकलन हो। हमारे सामाजिक जीवन में कविता को क्या स्थान हासिल है, इसका इससे अच्छा परिचय और क्या मिल सकता है। वास्तव में कविता मरणासन्न है या समाज, इसका फैसला भी कवि और समाज दोनों ही अपने अपने ढंग से करेंगे। मुक्तिबोध तो शायद यह नहीं मानते, मगर मैं यह जरूर मानता हूं कि अपनी मृत्यु के लिए कवि भले ही जिम्मेदार हो,
समाज की मृत्यु के लिए कतई नहीं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्ति बोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्ति बोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रीकांत वर्मा जो कह रहे हैं कि किसी और की कविताएं, किसी और कवि की कविताएं भले ही उसके जीवन का इतिहास ना हो, लेकिन मुक्ति बोध की जो कविताएं हैं वो उनके जीवन का इतिहास है। यानी कि आप इनकी कविताओं को पढ़कर इनके जीवन के बारे में समझ जाएंगे। जिंदगी के एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्ति बोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत है। तो श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं कि जिंदगी के जो तनाव और जो संघर्ष है उसको एक बार मुक्ति बोध ने अपने जीवन में जिया है, दूसरी बार अपनी कविताओं में उसको जिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये कविताएं उनकी स्मृतियां हैं और उनका जीवन वृत्तांत है जो कि उन्होंने हम लोगों के लिए छोड़ा है, यानी पाठकों के लिए। बीमारी के दौरान मुक्ति बोध ने इच्छा जाहिर की कि इस संकलन में उनकी 2 कविताएं चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में जरूर शामिल की जाएं। यानी जब इसका संकलन किया जा रहा था उस समय मुक्ति बोध बीमार थे, लेकिन थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में इसमें जरूर शामिल किया जाए। दोनों एक के बाद दूसरी छापी जाए, यानी कि दोनों एक के बाद एक छापी जाए, यानी पहले चंबल की घाटी और फिर आशंका के द्वीप अंधेरे में, दोनों लाइन से क्रमवार छापी जाए। और दूसरी का शीर्षक बदल दिया जाए, यानी आशंका के द्वीप अंधेरे में का शीर्षक जो है वो बदल दिया जाए। उन्होंने कहा था कि आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक एक विशेष मना स्थिति के प्रवाह में मैंने दिया था। उनकी इच्छा के मुताबिक शीर्षक से मैंने आशंका के द्वीप हटा दिया है। हालांकि मुझे लगता है यह शीर्षक इस कविता के अर्थ को अधिक अच्छी तरह व्यंजित करता है। तो मुक्ति बोध ने इच्छा जाहिर की थी कि एक तो चंबल की घाटी और आशंका के द्वीप अंधेरे में इन दोनों ही कविताओं को चांद का मुंह टेढ़ा संकलन में जरूर संकलित किया जाए। उसके अलावा आशंका के द्वीप अंधेरे में का जो शीर्षक है इसको बदल दिया जाए। अच्छा, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि अंधेरे में जो कविता है उसका पहले नाम क्या था। तो उसका पहले नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भूमिका पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका पहले नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, जब इसका पहले प्रकाशन हुआ था इस कविता का। ये दोनों ही कविताएं उनकी बीमार पड़ने से कुछ समय पहले की कविताएं हैं और इस दृष्टि से अब तक की कविताओं में ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। चंबल की घाटियां और अंधेरे में कविताएं जो हैं ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। मुक्ति बोध को शायद यह भी भय था कि वे अपनी अधूरी कविताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, अतः उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी कुछ अधूरी कविताएं संपादित कर मैं इस संकलन में शामिल कर दूं। तो उन्होंने श्रीकांत वर्मा से कहा था कि उनकी जो अधूरी कविताएं हैं उनको भी पूरी करके ये इस संकलन में शामिल कर दें। मगर यह सोचकर कि मुक्ति बोध की रचना प्रक्रिया समझने में उनकी ये अधूरी कविताएं सहायक होंगी, मैंने उन्हें वैसा का वैसा एक अलग संकलन में छपने के लिए रख छोड़ा है। यानी उनको अधूरी कविताओं को इस संकलन में शामिल नहीं किया गया। मुक्ति बोध जो अपनी कविताओं को अपनी जिंदगी से अधिक सहेजते थे, इस समय अपना संग्रह देख सकने में असमर्थ हैं, बेहोश हैं, लेकिन वे सब नवयुवक कवि जिन्हें मुक्ति बोध ने इस हद तक प्रेम किया कि वे कभी मुक्ति बोध को भूल नहीं सकते। यह विश्वास करते हैं कि वे पूरी तरह निरोगी होंगे और अपनी कविताओं के पहले संकलन को देख सकने में समर्थ होंगे। इस संकलन के प्रकाशन में अनेक नवयुवक साहित्यकारों की दिलचस्पी रही है और संकलन के लिए कविताओं के चुनाव में मुख्य रूप से अशोक वाजपेयी की सहायता प्राप्त हुई है। ये जो भूमिका है ये श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। तो इस संकलन की यानी चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह की जो कविताओं के चुनाव के लिए किसकी सहायता ली है श्रीकांत वर्मा ने, तो अशोक वाजपेयी की विशेष रूप से सहायता ली है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। तो एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से ये शमशेर बहादुर सिंह की भूमिका है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये काफी लंबी है तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है वही खाली हम लोग पढ़ेंगे, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग पूरा इसको पढ़ लेंगे। एकाएक क्यों सन 64 के मध्य गजानन माधव मुक्ति बोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो उठे। क्यों? धर्मयुग, ज्ञानोदय, लहर, नव भारत टाइम्स,
क्यों धर्मयुग, ज्ञानोदय, लहर, नवभारत टाइम्स, प्रायः सभी साप्ताहिक, मासिक, दैनिक उनका परिचय पाठकों को देने लगे और दिल्ली की साहित्यिक हिंदी दुनिया में एक नई हलचल सी आ गई। तो जो शमशेर बहादुर सिंह है वो कह रहे हैं कि एकाएक, यानी पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थे मुक्तिबोध। शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन एकाएक 64 में, सन 64 के मध्य में गजानन माधव मुक्तिबोध में विशेष रूप से दिलचस्पी लेने लगे। जो उस समय के पत्र थे धर्मयुग, ज्ञानोदय, लहर और नवभारत टाइम्स, और उनका परिचय, मुक्तिबोध का परिचय जो है वो पाठकों को देने लगे। और इससे क्या हुआ, हिंदी दुनिया में एक हलचल सी आ गई। इसलिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध एकाएक हिंदी संसार की घटना बन गए। कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर आंख मूंद लेना असंभव था। उनकी एकनिष्ठ तपस्या और संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन, सभी एक साथ हमारी भावना के केंद्रीय मंच पर सामने आ गए और हमने अब उनके कवि और विचारकों को एक नई दृष्टि से देखा है। गत फरवरी पक्षाघात, मई के अंत में गर्दन तोड़ यानी मेनिंजाइटिस की बीमारी से, तो इन किस बीमारी से मृत्यु हुई थी, इनकी मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी से मृत्यु हुई थी। और तब से यह अगस्त अचेतनावस्था है, यह अगस्त है और अचेतन अवस्था में है मुक्तिबोध। कहना आवश्यक नहीं कि यद्यपि मुक्तिबोध को अधिक लोग अभी नहीं जान सके हैं, राहुल और निराला के अंतिम चित्र चुनौती बनकर एक प्रश्न चिन्ह से हमारे सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बार एक जरा सा अंतर था। जो चुनौती आई थी उससे आगे बढ़कर स्वीकारा श्रीकांत वर्मा और हरिशंकर परसाई जैसे उन अनेक युवा साहित्यकारों ने स्वतंत्र भारत में बढ़कर जवान हुए थे और कहते थे कि भारत सरकार ने अपनी जगह पर देरी नहीं की। फिर भी यह मर्द बड़ा कड़ियल जान रखता है, यानी मुक्तिबोध। अब यहाँ पर मुक्तिबोध को किस प्रकार से जो है सरकार से सहायता प्राप्त हुई, उनके बीमारी के लिए अनेक साहित्यकारों ने पत्र लिखा सरकार को, वो सारी चीज़ों का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। किस अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर जब जांच हुई तो कौन सी बीमारी निकली थी, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोध क्षय सहित ये बीमारी जो है वो निकली थी। इन सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जीवन कथा को हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वेदी कुलकर्णी ब्राह्मणों में किसी पूर्वज ने मुक्तबोध या मुक्तिबोध नाम का दासबोध की तरह यह जवाब में कोई आध्यात्मिक ग्रंथ संभवतः खिलजी काल में लिखा था। कालांतर में उसी पर वंश का नाम चल पड़ा, यानी मुक्तिबोध जो है वो कह रहे हैं कि उसके संबंध में यहाँ पर सूचना दी गई कि उसी के नाम पर जो है वंश का नाम चल पड़ा। अंग्रेजों का राज आने पर गजानन मुक्तिबोध के परदादा वासुदेव जलगांव, मुक्तिबोध के परदादा कौन थे, वासुदेव जलगांव जो थे वो खानदेश से नौकरी के लिए ग्वालियर आए थे और वह अपने साथ स्वप्न दर्शन के फलस्वरूप प्राप्त एक शिवलिंग भी लाए थे, जिसकी आज तक इस परिवार में श्रद्धा से पूजा होती है। कवि के दादा टोंक में दफ्तरदार थे और अपनी फारसी ज्ञान के कारण मुंशी जी के नाम से मशहूर थे। तो इनके जो दादा थे वो फारसी ज्ञान के कारण मुंशी जी के नाम से मशहूर थे। पिता माधव मुक्तिबोध को भी बहुत सुस्ता फसीह उर्दू बोलते मैंने सुना है। ये कई स्थानों में थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। तो यानी कि ये इनको जो कवि का जो है कवित्व जीवन जो है इनको पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ है। ये पृष्ठभूमि रही है इनके जीवन की, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था। इनकी माँ जो थी वो बुंदेलखंड की है, ईसागढ़ की किसान परिवार की है इनकी माँ। गजानन 4 भाई हैं, इनसे छोटे शरचंद मराठी के प्रतिष्ठित कवि हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मगर उसकी जिज्ञासाएं तो उसके शीघ्र ही बौद्धिक हलचलों में खींच ले गई। ये 30वें दशक के अंतिम वर्ष थे, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक बेचैनी और ऊहापोह के वर्ष। यानी इनके पिता जो थे वो इनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगता था। अस्तु वह कमाना चाहता था, यानी मुक्तिबोध जो थे वो कमाना चाहता था ज्ञान, धन नहीं, खोज रहा था सम्मानों की रूढ़ियां नहीं, नई दृष्टि और अनुभव।
नए नए युग के अनुभव और काव्य की विलक्षण अनुभूतियां। गजानन के सहपाठी मित्रों में रोमानी कल्पना के कवि थे वीरेंद्र कुमार जैन, और कविता की ओर जो है रमाशंकर शुक्ल हृदय ने गजानन माधव मुक्तिबोध को काफी प्रोत्साहित किया। कविता की ओर जाने के लिए रमाशंकर शुक्ल हृदय ने इनको प्रोत्साहित किया कि तुम कविताएं जो है वो लिखो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। माधव कॉलेज के सामने पनवाड़ी की दुकान पर विप्लव यशपाल लखनऊ वालों का मासिक पत्र बिकने लगा था। हमारी बहस गांधी और मार्क्स को लेकर होती थी। संघर्ष पाक्षिक आचार्य नरेंद्र देव द्वारा संपादित के 26 जनवरी 40 के अंक में मेरी गांधी और मार्क्स नाम की लंबी 300 पंक्तियों की कविता छपी थी, और मुक्तिबोध मेरी आध्यात्मिक शब्दावली का खासा मजाक उड़ाया करते थे। मुक्तिबोध रविंद्रनाथ को मूल में पढ़कर अभिभूत हुए थे। हमारी कई संध्याएं लंबी लंबी तार्किक बहसों में बीती थी। ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता होगी, कविता है गांधी और मार्क्स। उसी में तर्क और बहस होती थी। फिर यहाँ पर वो कहाँ कहाँ संपादन उन्होंने किया, किस किस पत्र का, यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है। सन 40 में मुक्तिबोध सुजालपुर की शारदा शिक्षा सदन में अध्यापक हो गए। सन 40 से 42 तक ये 2-3 साल प्रयोगवाद और कई तार सप्तक कवियों के विकास में केंद्रीय महत्व रखते हैं। इन्होंने अडलर और युंग को भी खूब पढ़ा है। फिर यहाँ ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध के प्रिय लेखक प्रायः यूरोप के महान उपन्यासकार ही थे। और कौन थे? बल्जाक, फ्लाबेयर, दोस्तोयेव्स्की, गोर्की। इनमें से गोर्की जो थे वो सर्वोपरि थे मुक्तिबोध के। नेमीचंद्र जैन को भारत भूषण अग्रवाल, उनके मित्र और आप्त ने कलकत्ते बुला लिया समाज सुधारक के संपादन के लिए। मुक्तिबोध उज्जैन चले गए। अब यहाँ पर तार सप्तक के बारे में बताया जाएगा। सुजालपुर उज्जैन ने सबसे मूल्यवान चीज जो हिंदी को दी वह था तार सप्तक। इसकी मूल कल्पना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन की थी। यानी यज्ञ का जो तार सप्तक था उसकी मूल कल्पना जो थी वो प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन की थी। नाम तार सप्तक जो था प्रभाकर माचवे का सुझाया हुआ था। भरत भूषण अग्रवाल तब नेमी जी के बड़े घनिष्ठ थे, अतः उनका संपर्क भी सुजालपुर और मुक्तिबोध से हो गया था। आरंभ में प्रभाग चंद्र शर्मा और वीरेंद्र कुमार जैन भी इस सप्तक योजना के स्वर थे। अज्ञे जी से संपर्क बढ़ने पर योजना का कार्य रूप में संपन्न करने के लिए उसमें संपादन का भार उन पर डाल दिया गया। यानी अज्ञे जी पर संपादन का भार जो है वो डाल दिया गया। नेमी और भारत जब कलकत्ते में थे योजना ने अंतिम रूप लिया। अज्ञे ने डॉक्टर रामविलास शर्मा और गिरिजा कुमार माथुर के नाम सुझाए। 7 की सीमा निश्चित होने के कारण नामावलियों में परिवर्तन अनिवार्य था। यानी कि तार सप्तक में 7 ही कवि हो सकते थे, इसलिए जो था वो परिवर्तन अनिवार्य हो गया। और अज्ञे जी ने रामविलास शर्मा और गिरिजा कुमार माथुर के नाम जो थे वो सुझाए थे। सन 43 में जब यह ऐतिहासिक संग्रह प्रकाशित हुआ उसने एक लंबे विवाद को जन्म दिया, जो किसी न किसी संदर्भ या अर्थ में अब भी जारी है। उस संग्रह में मुक्तिबोध का योग उस समय सबसे प्रौढ़ चाहे ना हो मगर शायद सबसे मौलिक था। दुरूह होते हुए बौद्धिक होते हुए भी रोमानी था। और मुक्तिबोध ने भारत प्रगतिशील संघ की भी बुनियाद जो है वो डाली थी उज्जैन में। फिर यहाँ से ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। मुक्तिबोध ने मजदूरों से वास्तविक संपर्क स्थापित किया और उनसे घुल मिल कर रहे। अक्सर कष्ट में पड़े साथियों और साहित्यिक बंधुओं की दौड़ धूप करते। मसलन नटवर जी के लिए उन्होंने दौड़ धूप की बात चलती है तो लोग याद करते हैं। सन 43 तार सप्तक जो है वो निकल चुका था। इसमें आप लोग ये याद रखेंगे तार सप्तक का जो नाम है वो प्रभाकर माचवे द्वारा सुझाया गया था। फिर इसमें संदेह नहीं कि मध्य भारत से बाहर 3 और कवियों भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञों को शामिल करके तार सप्तक हिंदी काव्य की नई दिशा का एक प्रतिनिधि संकलन हो गया।
तो यहाँ से पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। मैं देखता था कैसी मेहनत से हफ्तों बल्कि महीनों से वे अपनी लंबी कविता के टुकड़ों को धीरे धीरे चिंतन और कल्पना की ऊर्जा से पुष्ट करते। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जो है वो मुक्तिबोध के बारे में बता रहे हैं कि मैं देखता कैसी मेहनत से हफ्तों बल्कि महीनों से अपनी लंबी कविता के टुकड़ों को धीरे धीरे चिंतन और कल्पना की ऊर्जा से पुष्ट करते, जोड़ते और बढ़ाते और उसकी अंतर योजना को दृढ़ करते जाते। उनका शिल्प एक ऊंची इमारत उठाने वाला मेमार का शिल्प था। वह इमारत अनेक पुश्तों, चौकियों और बुर्जियों से सुदृढ़ किया हुआ कोई छोटा मोटा किला होती थी, महल या मकबरा नहीं। तो उनकी कविताएं जो है उनके बारे में कह रहे हैं कि वो होती थी, वो छोटा मोटा किला नहीं होती थी, महल या मकबरा। वह इमारत अनेक पुश्तों, चौकियों और बुर्जियों से सुदृढ़ किया हुआ होता था, कोई छोटा मोटा किला होती थी, महल या मकबरा नहीं होती। इसी काल में उनकी कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति प्रकाशित हुई। तो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये आलोचनात्मक कृति है और मुक्तिबोध की है। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें उन्होंने प्रसाद के रत्न, स्वर्ग और प्रतीकों को लेकर उन्हें बुर्जुआ जी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। तो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन में मुक्तिबोध ने प्रसाद को क्या कहा है? बुर्जुआ जी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। दूसरी मार्के की चीज उनकी एक लेखक की डायरी थी जो जबलपुर की वसुधा में धारावाहिक के रूप में निकलती रही। पुस्तक कार रूप में भारतीय ज्ञानपीठ से अभी अभी प्रकाशित हुई है। इन दोनों चीजों ने मुक्तिबोध के आलोचना के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्रदान कर दिया है। यानी एक कामायनी पुनर्मूल्यांकन ने और एक लेखक की डायरी ने आलोचना के क्षेत्र में अच्छा खासा विशिष्ट स्थान प्रदान कर दिया है मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध शुक्रवारी में तिलक की मूर्ति के पास ही गली में रहा करते थे। एप्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा था। अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए है। तो जो आप लोग अंधेरे में कविता पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पंक्तियां समझ में आएंगी। तो ये उसी समय की पंक्तियां हैं जब वहां पर उस मिल में गोली चली थी और ये रिपोर्टर की हैसियत से वहां पर थे। इन्होंने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा था। तो यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। पितरों के परामर्श से उन्होंने सन 54 में एमए किया ताकि कहीं प्राध्यापकी मिल सके। राजनंदगांव के दिग्विजय कॉलेज में उन्हें नौकरी मिल गई और उनकी परिस्थिति में किंचित सुधार हुआ। यहाँ आकर उन्होंने अपनी कुछ सफलतम कविताओं की सृष्टि की। यानी इलाहाबाद में, इलाहाबाद की बात है, इन्होंने कुछ कविताओं की सृष्टि की जिसमें है ब्रह्म राक्षस, ओरांग, उटांग और अंधेरे में। राजनांद गांव में सन 61 में मैं मुक्तिबोध से मिला था और उनकी 3 बहुत लंबी लाजवाब कविताएं मैंने उनके मुख से सुनी थी। तो शमशेर बहादुर ने कौन सी कविताएं जो थी वो मुक्तिबोध के मुख से सुनी थी? एक अंधेरे में, दूसरी प्रेम और तीसरी एक कथा। इन तीनों कविताओं को उन्होंने उनके मुंह से सुना था। इतना गहरा असर डालने वाली आधुनिक दृष्टि से इतना पुष्ट और स्वस्थ कविताएं और इतनी ओजस्वी मैंने निराला जी के बाद पढ़ी या सुनी नहीं है। और इनके संबंध में कवित्री अग्नेश का सोनी का मत है कि मुक्तिबोध सहज ही हिंदी के आधुनिक युग के सबसे शक्तिशाली कवि है। यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। हिंदी की नई पीढ़ी का बिल्कुल अपना कवि, सबसे प्रिय कवि, विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ही है। यह निर्विवाद है। उसकी तुलना में किसी भी प्रकार और कोई नहीं ठहरता। ये कथन भी शमशेर बहादुर सिंह का है। फिर यहाँ पर मुक्तिबोध के काव्य के संबंध में पंक्तियां दी हुई हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध मुझे खास तौर से शायद इसलिए ज्यादा अपील करता है कि वह मुझसे इतना भिन्न है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ठोस, बहती हवाओं सा, लिरिकल, अर्थहीन सा, कोमल, ना कुछ नहीं, बल्कि प्रत्येक पंक्ति में चित्र के उभार को और भी घूरती और तोड़ती हुई आंख से प्रत्यक्ष करता हुआ, अनुभूति के यथार्थ से कतराता हुआ नहीं, बल्कि अपने तक और भावना के उदार से अनुभव को कड़ी धरती को लगाकर गहरे खोदता जाता, थक कर बैठ जाता, अपने दायित्व को भूल जाता नहीं, कभी नहीं।
यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। किसी ने मुक्तिबोध की एक बरगद से तुलना की है, जो अवश्य ही उनका एक प्रिय इमेज है, मगर वह बरगद नहीं, चट्टान है, एक ऊंची सीधी चट्टान। तो कह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह कि किसी ने मुक्तिबोध की तुलना जो है वो एक बरगद से की है, लेकिन वो बरगद नहीं है, वो एक चट्टान है, एक ऊंची सीधी चट्टान। शिलाओं पर शिलाएं हैं, झरने कहीं बिरले हैं केवल, गहरी बावलियां, सूखे कुएं, झाड़ झंखाड़, ऊंची नीची अनंत पगडंडियां, वो इस प्रकार की सीधी चट्टान है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध की कविता के संबंध में कथन है और ये इंपॉर्टेंट है काफी। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हम ही को सुनाती हों और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से और भी अधिक पहचानने लगते हैं। क्या बात है ये और क्यों है? मुक्तिबोध ने सब कुछ अपने ऊपर झेला था, अंग्रेज शासन, युद्ध काल, सामंती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, प्रकाशकों की व्यावसायिक वृत्ति की चरम सीमा। मुक्तिबोध ना हंस की संपादकीय में कुछ कर सके, ना नया कौन जो नागपुर से प्रकाशित होता था, नया कौन पत्र, उसमें ही कुछ बना सके, सिवाय विरोधियों और उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाने की। तो यानी कि जब वो हंस का संपादन कर रहे थे और जब नया कौन का संपादन करने लगे तो उन्होंने उसमें कुछ भी कर नहीं सके, वो सिवाय विरोधियों का ही उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाई है। आकाशवाणी में भी उनकी अव्यवहारिक सरलता और खुलेपन ने उन्हें टिकने नहीं दिया। जहां गए वह हलचलों के रेले में कुछ न कुछ खोते ही गए। हासिल किया उन्होंने केवल गहरा काव्य मर्म, जो कि उनकी कविताओं में मिलता है। यहाँ पर गालिब की पंक्तियां दी हैं। काव्य काव्य सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम लाना है जुए शीर का। फिर ये इकबाल की पंक्तियां दी हुई हैं। हुए मदफूने जरिए जेर तरिया, तैरने वाले तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गुहर निकले। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध की कविताओं में सदैव एक साथीपन का भाव है। सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि उनके अंदर मस्तिष्कहीन कोई भावुकता यानी माइंडलेस फीलिंग नहीं है, यानी मस्तिष्कहीन कोई भावुकता जो आपको इनकी कविताओं में नहीं मिलेगी। उनके भावों के ज्वार के पीछे विचारों का दीर्घ दोहन है, यानी काफी विचारपूर्ण तर्क वितर्क के बाद ये कविता लिखते थे। तो इनकी कविताओं के पीछे विचारों का दीर्घ दोहन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी विशुद्ध से काव्य तत्व के साथ विद्रूप का भाव, अतल के गलित गर्त के साथ उत्तुंग शिखरों के दर्शन, व्यक्ति की निजी हाय और तड़प के साथ उसका राजनीतिक सामाजिक संघर्ष पाठ को कई स्तरों पर के साथ उद्वेलित करता है। जिन अनुभूतियों को इस कड़ियल कवि ने झेला है उनमें लगातार जी कर उनकी अग्नि परीक्षा देकर वह वहां आ खड़ा हुआ जहां वह प्रत्येक संघर्षशील देश और जनता का अपना हो गया। यानी जहां वो खड़े हैं वहां पर उसके लिए उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है। मुक्तिबोध की कविता को किसी राजदा की बातों की तरह संभल कर सोच कर, बल्कि कभी कभी दोहरा कर पढ़ना चाहिए। राजदा यानी राज वाली बातों की तरह संभल कर और सोच कर पढ़ना चाहिए। किसी कविता के कई अंश जासूसी उपन्यास की भी याद दिलाते हैं, मगर वह हरगिज एक सपाटे में पढ़ लिए जाने वाले उपन्यास के अंश नहीं है। यानी एक बार पढ़ लिए जाने वाले उपन्यास के अंश नहीं है जो कि एक बार में समझ में आ जाए। उनकी कविताएं इस तरीके की हैं, कुछ राजपूर्ण रहस्यपूर्ण उनकी कविताएं हैं जो कि एक बार में तो समझ में आने से रही। मुक्तिबोध की यहाँ जलती हुई आग पर चलने वाले की मनोदशा का चित्रण देखिए और यह आग क्या है इस पर भी सोचते हुए अब यहाँ पर ये कविता दी है। अधूरी और सतही जिंदगी की गर्म रास्तों पर अचानक सनसनी भौचक की पैरों के तलों को काट खाती कौन सी यह आग जिससे नच रहा हूं, खड़ा भी हो नहीं सकता ना चल सकता, भयानक हाय अंधा दौर, जिंदगी जिंदा छातियों पर और चेहरों पर कदम रखकर चले हैं पैर। तो यहाँ पर ये कविता जो है वो दी हुई है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। तो आप लोगों ने मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी होंगी तो वो पहले किसी भी कविता के पहले एक दृश्य देते हैं, उस घटना का दृश्य रखते हैं, उसके बाद में फिर वो वर्णन करते हैं उस घटना के बारे में। तो उसी के बारे में यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जो है वो बता रहे हैं।
कि हर कविता के पीछे, हर इमेज के पीछे एक शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार और अर्थपूर्ण और चित्रमय बना देते हैं। संग्रह को कहीं से भी उलटिए, सर्वत्र इसके उदाहरण मिलेंगे। कुछ कवि अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्द की खोज करते हैं। मुक्तिबोध विशिष्ट बिंब बल्कि उससे अधिक विशिष्ट प्रतीक की योजना लाते हैं अपनी कविताओं में। फिर यहाँ पर ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध की शक्तिशाली मानवतावादी रोमानियत में अमूर्त का सविस्तार मूर्तिकरण समाजवाद के धरातल पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण एक ऐसी प्रखर स्पष्टता धारण कर लेता है जिसमें भयानक से भयानक, विद्रूप से विद्रूप और कोमल से कोमल भी फैंटेसी को हम मानो अपनी सांस में महसूस कर सकते हैं। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र, यहाँ पर अंधेरे में की बात करी जा रही है। मुक्तिबोध की कुछ कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य की विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है, जो इस संग्रह में संकलित है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात का एक दहता इस्पाती दस्तावेज है। तो अंधेरे में कविता के संबंध में, अंधेरे में कविता को एक स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने बोला है? शमशेर बहादुर सिंह ने बोला है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। कह रहे हैं कि ये जो कविता है ये आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्तरों पर डॉक्टर प्रभाकर माचवे का कहना है कि यह कवर्निका इन वर्से है। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी ही कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है। और किसी भी कसौटी पर उसको जांचा जाए, मैं कहूंगा वह आधुनिक युग की कविता में सर्वोपरि ठहरती है। तो ये जो कथन है शमशेर बहादुर सिंह का, और काफी इंपॉर्टेंट कथन है ये, और अंधेरे में कविता के संबंध में है। उसके बिंब और प्रतीक और संकेत और संदर्भ, शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजे हमारी भावनाओं में भर जाते हैं। उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व वाइल्ड, हिटमैन और मायावस्की के शिल्प और शक्ति से टक्कर लेता है और अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय रहता है। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होगा, मुझे इसमें किंचित भी संदेह नहीं। हिंदी के स्वस्थतम आधुनिक काव्य सृष्टि का ये सर्वोपरि विजय चिन्ह है। इसमें उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं। उद्धरण यानी कि यहाँ पर इस कविता के, अंधेरे में कविता के अंश देने की आवश्यकता नहीं। पाठक सीधे स्वयं इसका आस्वादन करें, यानी पाठक जो है स्वयं इसको पढ़ें जा करके। यहाँ पर मुझे इस अंधेरे में कविता का अंश देने की आवश्यकता नहीं समझता मैं। इसको पाठक जो है वो स्वयं जाकर के पढ़ें। शमशेर बहादुर सिंह। कवि की जीवन कथा को क्रमबद्ध करने और अनेक अन्य ज्ञातव्य तथ्यों के संबंध में जो सहायता मुझे निम्नलिखित महानुभावों और मित्रों से मिली, उसके लिए मैं उनका ऋणी और आभारी हूँ। काफी व्यस्तता के बीच और कम अवकाश में लिखे जाने के कारण कुछ भूलें इसमें रह गई हैं। विज्ञजन मुझे उनसे परिचित करा देंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। तो जो लोग जानते हैं कह रहे हैं वो मुझे अगर परिचित करा देंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। डॉक्टर माचवे, अब किन लोगों से सहायता ली है, यहाँ पर शायद उन लोगों के नाम दिए हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री भारत भूषण अग्रवाल, श्री नरेश मेहता, श्री जगदीश वोरा, श्री शरद चंद्र मुक्तिबोध और चंद्रकांत मुक्तिबोध। शमशेर बहादुर सिंह। तो यहां से इसकी भूमिका जो है वो समाप्त होती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।